आज से हम लोग प्रत्योत्तर दर्पण का जून 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। जब आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का मैगजीन में ओपन कीजिएगा तो ये सब डब्बा आपको नज़र आएगा, ये बॉक्स नज़र आएगा। तो पहला बॉक्स देखते हैं हम लोग कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थलों के तिब्बती भाषा में नामकरण करने के मामले में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। जैसा कि आपको पता है, जो चीन है वो लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा रखना चाहता है और रखने का असफल प्रयास करता है। भारत इसको कभी भी नहीं माना है ना। चीन का कहना है क्या कि 1954 में जब तिब्बत पर उसका अधिकार हो गया, चीन का अधिकार हो गया है ना, चीन पर जब अधिकार हो गया तो फिर अब चीन का मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का दक्षिणी पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? चीन का दक्षिणी पार्ट है। जैसा कि मान लेते हैं हम लोग, समझ जाते इसको यूं, मान लीजिए ये भारत का एक मोटा मोटी नक्शा है, मान लेते हैं, है ना। कुछ इस तरह से हम लोग मान लेते थोड़ा देर, ठीक है। तिब्बत कहाँ से कहाँ तक हो गया? तिब्बत आपका यहाँ तो आपको तो नेपाल हो जाएगा, ये हो जाएगा भूटान, ठीक है। तिब्बत कहाँ से है? पूरा ये सब होते हुए, ये सब एरिया होते हुए, ये सब एरिया होते हुए मोटा मोटी अगर देखिएगा तो यहाँ तक है तिब्बत, ये तिब्बत है, क्लियर। ये कहता है कि तिब्बत तो अपना हो ही गया। चाइना का कहना है कि तिब्बत तो अपना हो ही गया, जो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का हिस्सा है, ये जो भारत का हिस्सा है ना, ये तिब्बत का दक्षिणी पार्ट है। तो तिब्बत मेरा है तो इसका दक्षिणी पार्ट भी मेरा। तो तिब्बत का दक्षिणी पार्ट, इसको कहता है जगनान, जगनान इसको कहता है, ये जगनान है, जगनान। जगनान प्रांत है, यानी कि तिब्बत का दक्षिणी पार्ट ये जगनान प्रांत है, इसलिए ये तिब्बत भी क्या है? तिब्बत का पार्ट, इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी मेरा ही है, ऐसा चीन का दावा है ना। और क्या किया बदमाशी, ये 11 प्रांत का नाम बदल दिया और तिब्बती भाषा में, जो तिब्बत का भाषा होता है, तिब्बती भाषा में इसका नाम रख दिया है। भारत कड़ी प्रतिक्रिया दिया है। ये अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है ना, अभिन्न अंग है, आप इसका नामकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही ये घटना था। तिब्बत को कब मान्यता दिया था भारत? 1954 में, 1994 में। गलती यहीं पर हो गया था, गलती यहीं पर हो गया था कि तिब्बत को चीन का दावा, तिब्बत पर चीन का दावा को स्वीकार कर लिया गया। चीन का अगर दावा स्वीकार नहीं किया होता तब तो अरुणाचल प्रदेश का कोई मैटर ही नहीं रहता, है ना। चाइना का क्या नियम है पता है? 2 स्टेप नीति होता है। 2 स्टेप नीति का मतलब समझ रहे क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आपको कब्जा करना इस पर, कब्जा करना इस पर, मान लीजिए चीन है, चीन मान लेते हैं, चीन है ये, चीन को इसी एरिया पे कब्जा करना है। तो कब्जा इस पर करना है तो इस पर दावा नहीं करेगा। जानते दावा कहाँ करेगा? थोड़ा सा और एरिया बढ़ा के दावा यहाँ करेगा। मैं तो आपको इसमें उलझा के रखेगा ये, और यहाँ पे कब्जा करेगा। समझे बात को? 2 स्टेप। आपको लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को छीनना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश को लेना भी नहीं चाहेगा। अरुणाचल जानता है कि भारत देगा भी नहीं, और चाइना में इतना ताकत भी नहीं है कि लड़के अरुणाचल प्रदेश ले ले। तो अरुणाचल प्रदेश को बार बार दावा क्यों करता है? वो इसको यहाँ पर फंसा के रखना चाहता है, इसका दिमाग, इसको कब्जा बनाए रखना तिब्बत पर। आप तो बोलिए तिब्बत का तो दावा ऑलरेडी कर ही चुका है, इंडिया मान ही चुका है, मान चुका है, लेकिन अभी भी दलाई लामा कहाँ है? भारत में, धर्मगुरु वहाँ का है। अभी भी तिब्बत का इमोशन किससे जुड़ा हुआ है? अपना धर्मगुरु से। किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज में धर्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जान लीजिए आप। धर्म के नाम पर कितना न जाने कितना संघर्ष हुआ है। चाइना जानता है, कोई भी दूरदर्शी जो होता है वो 5 दिन, 10 दिन, 5 साल, 10 साल के हिसाब से अपना
कोई विदेश नीति या कूटनीति नहीं बनाता है, आने वाला 100 साल के हिसाब देख लेगा वो जानता है कि कल का डेट में हो सकता है तिब्बत में विद्रोह हो और भारत के पक्ष में जाए। तिब्बत पर कब्जा बनाए रखने के लिए हमको फंसाए रखना है। इसको कहाँ पर? यहाँ पर अक्साई चीन में फंसाए रखना है हमको, इसको अरुणाचल प्रदेश में फंसाए रखना है। 2 स्टेप नीति, कब्जा रखना हमको इस पर, फंसाए रखना है इसको इस पर। अब तुम इसी का दावा करते रहो कि अक्साई चीन मेरा, अक्साई चीन मेरा, अक्साई चीन मेरा है। इसी पर तुम दावा करते रहो कि अरुणाचल प्रदेश मेरा, अरुणाचल प्रदेश मेरा, अरुणाचल प्रदेश मेरा है। ऐसी में तुम फंसे रहो। आदमी का साइकोलॉजी पहले ये तो निकले तब इसके बारे में सोचे, पहले ये तो निकले तब इसके बारे में सोचे। यही नीति है। अब इसको, अब इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ के कहा गलवान, गलवान ही ना है, गलवान, ठीक है ना। यहाँ पर अभी झड़प हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, तवांग। यहाँ पर क्या है? तवांग, तवांग सेक्टर है ये। यहाँ पर गलवान सेक्टर है। गलवान याद है ना, 2020 में जो हुआ था, घाटी में संघर्ष हुआ था दोनों सेना के बीच में। तो बस 2 स्टेप नीति यही है। 2 स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप यहाँ, सेकंड स्टेप यहाँ, पहला स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप यहाँ। पहला स्टेप में जिसको कब्जा बना कर रखना है उस पर पहला स्टेप रखेंगे, दूसरा स्टेप फंसा कर रखेंगे। तो तुम इसी पे दिमाग लगाए रखो, इस पर तुम कब्जा बना कर रखे लेंगे। तो भारत को क्या चाहिए? जहाँ तक लगता है भारत को चाहिए कि अरुणाचल जैसे ये दावा कर रहा है, मैकमोहन रेखा कोई नहीं मान रहा है, सीधे नहीं मानेंगे हम। तो भारत भी मानने का ठेका नहीं लिया है। भारत क्या कर सकता है? अरुणाचल प्रदेश तो मेरा है ही है। जैसे तुम बोल रहे हो कि तिब्बत का दक्षिणी पार्ट है, वैसे हम भी कह सकते हैं अरुणाचल का ये उत्तरी पार्ट है। इतना एरिया मेरा, इतना एरिया मेरा। पहले तुम इससे तुम हमसे छुड़ाओ, तब तुम आना अरुणाचल प्रदेश में लड़ने के लिए। पहले तुम इस एरिया को हमसे छुड़ा लो, हमको तो इस पर कब्जा बना कर रखना ही है। तो अभिनंदन है, दावा कर दिए यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी पार्ट है। जैसे ये बोलता है तिब्बत का दक्षिणी पार्ट है, और ये अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी पार्ट है। और दावा कर दे इस पर, और यहीं पर फंसा कर रहे, इसको मैटर बना दे, अंतर्राष्ट्रीय मैटर बना दे। अब इसको पहले सॉल्व करे तब नहीं इस पर तुम आओगे। तो जो नीति तुम चला रहे हो वही नीति हम चला देते तुम पर। तो यही होता है 2 स्टेप नीति चाइना का जो है, ठीक है। तो अभी वही है कि इसका नाम बदल दिया है अरुणाचल प्रदेश का, 11 जिलों का नाम, 11 प्रांत का नाम बदल दिया है। इसका भारत कड़ी प्रतिक्रिया दिया है। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 18वां दौर संपन्न हुआ। भारत और चीन LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कैसे शांति बहाल रहे, जो समस्या है, जो मुद्दा है, उसका कैसे द्विपक्षीय तरीका से, शांतिपूर्वक तरीका से निराकरण किया जा सके, है ना। इसके लिए कोर कमांडर का बैठक कर रहा है। ये कोर कमांडर का बैठक कब से हो रहा है? गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ उसके बाद, कि ऐसा संघर्ष फिर दोबारा नहीं हो, दोनों सेनाओं के बीच में टकराव का स्थिति उत्पन्न नहीं हो, ऐसा भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। मुद्दे को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझा लेना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए गलवान घाटी हुआ था 2020 में, पता ही आपको, और अभी बताई ही कि मान लीजिए इंडिया का नक्शा मोटा मोटी इस तरह से कुछ है। अक्साई चीन हो गया, गलवान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिखा दे रहे आपको नक्शा पर, देख लीजिए ताकि अच्छा समझ में आएगा। ये तो वर्ल्ड का है, इंडिया का। देखिए गलवान है, जस्ट है गलवान यहाँ पर, यही गलवान, यहीं पर संघर्ष हुआ था। गलवान नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोकेशन देख सकते हैं। कैमरा पे तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोकेशन देख सकते हैं। गलवान यहीं पर अक्साई चीन है, उसके नीचे गलवान घाटी है, ठीक है ना। यहाँ पर और तवांग कहाँ है? तो तवांग देखिए यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर तवांग है। अरुणाचल प्रदेश जहाँ से इसे कोना शुरू हुआ है, यही कोना तवांग है। इसी पर भी झड़प हुआ था चाइना और भारत के बीच में, तवांग। तो गलवान और तवांग ये दोनों याद रखिएगा, हमेशा काम देगा आपको, क्योंकि अभी लेटेस्ट घटना है, कहीं लिखने में भी, एग्जाम में भी, और किसी को बताने में भी।
ठीक है, यहाँ बता दें, यहाँ पर गलवान था। ठीक है, ये जो गलवान घाटी है वहाँ पर जो 2020 में संघर्ष हुआ था, उसी संघर्ष का निराकरण करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक हो रही है। और एक दिन में तो सुलझेगा नहीं मैटर, एक वार्ता में तो सुलझेगा नहीं। तो 18वां दौर का वार्ता हुआ, तब से लेकर अभी तक वार्ता समय समय पर वार्ता होते रहता है, ताकि मुद्दा को कैसे समझाया जा सके और गलवान घाटी जैसा संघर्ष फिर से उत्पन्न दोनों देशों के बीच में नहीं हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे हम लोग आते हैं। जर्मनी ने अपने अंतिम 3 परमाणु संयंत्र भी बंद कर दिए। देखिए, जर्मनी ऐसा एक देश है जहां पर विश्व परमाणु संयंत्र के पीछे दौड़ रहा है कि मेरे पास कितना अधिक से अधिक परमाणु संयंत्र हो, मेरे पास कितना अधिक से अधिक यूरेनियम हो, ताकि हम क्या कर सकें, या तो हम इसका बम में यूज कर सकें, विध्वंसक कार्यों में यूज कर सकें, या फिर ऊर्जा निर्माण में इसका यूज कर सकें, है ना। लेकिन सबको चाहिए यूरेनियम। लेकिन जर्मनी ऐसा देश है जो आज का दौर में अपना परमाणु संयंत्र को बंद कर रहा है। इसका कारण है कि जर्मनी ने और वहाँ की जनता ने, जो जापान में फुकुशिमा हुआ था 2011 में, जो फुकुशिमा जो संयंत्र था जिससे विकिरण हुआ था, उससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे, कुप्रभावित हुए थे। उससे सबक लेते हुए जर्मनी ये मानता है, जर्मनी के लोग मानते हैं, जर्मनी का सरकार ये मानता है कि जो परमाणु संयंत्र है ये समाज के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए क्या है, हानिकारक है। और वो धीरे धीरे बंद कर रहा है। और अपना अंतिम संयंत्र भी 2023 में कम्प्लीटली बंद कर दिया। बंद उसको 2022 में फाइनली कर देना था, लेकिन जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ जिसके कारण वो बंद करना नहीं सका, है ना। अभी लेकिन फाइनली वो बंद कर दिया गया। तो आपको लगेगा तो फिर ऊर्जा कैसे प्राप्त करेगा वो, कहीं फिर से वो कोयला की तरफ से या पेट्रोलियम की तरफ से चला जाएगा, तो फिर से तो परमाणु ऊर्जा ये पर्यावरण को प्रदूषित करेगा वो। जहाँ विश्व है ये परमाणु कार्यक्रम शुरू करके पेट्रोलियम वगैरह जीवाश्म ऊर्जा को कम से कम उपयोग करना चाहता है ताकि पर्यावरण का सुरक्षा हो सके, तो जर्मनी कैसे ऊर्जा पाएगा। जर्मनी 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, सभी देशों से एक कदम आगे। आप ऊर्जा का माध्यम क्या बना रहे हैं, परमाणु नाभिकीय संयंत्र। जर्मनी क्या कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, एकदम स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा रहेगा, पवन ऊर्जा रहेगा, ज्वार भाटा का ऊर्जा रहेगा, है ना, और भी तरह तरह का। ठीक है, तो ये अपना सारा का सारा संयंत्र बंद कर दिया। यहाँ का जनता खूब समर्थन किया उसका, इस कार्य का, सरकार का इस कदम का जनता खूब समर्थन किया कि बहुत अच्छा काम किए हैं आप। अब हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे, है ना, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ वातावरण रहेगा अपना देश का। तो जर्मनी अपना अंतिम परमाणु संयंत्र बंद कर दिया गया है। अब वो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर 2035 तक बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड और नाटो का सदस्य, फिनलैंड और स्वीडन दो ऐसा देश है जो नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। ये आवेदन तब दिया था जब वो रूस और यूक्रेन युद्ध से डर गया। उसको लगा कि रूस का जो आक्रमणकारी नीति है कहीं वो स्वीडन और फिनलैंड को भी अतिक्रमण न कर ले, है ना। जब से नाटो बना था तब से लेकर आज तक स्वीडन और फिनलैंड तटस्थ नीति अपनाया। मतलब वो तो न तो नाटो की तरफ था, न ही वो सोवियत संघ की तरफ से था। नाटो का गठन कब हुआ था, 1949 में हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, है ना। तब से आज तक क्या ये तटस्थ नीति अपनाया है, कौन, फिनलैंड और स्वीडन। क्लियर। लेकिन अभी जो रूस का आक्रमणकारी नीति है उसको देखकर वो डर गया है और वो आवेदन कर दिया नाटो में, क्योंकि फिनलैंड का लगभग 1500 किलोमीटर का लंबा सीमा रेखा रूस के साथ मिलता है। ठीक है ना। तो फिनलैंड को तो शामिल कर लिया गया है, अभी स्वीडन शामिल नहीं हो पाया है। फिनलैंड और स्वीडन का लेकिन सभी लोग समर्थन कर रहे थे, नाटो का जितने भी सदस्य हैं। अभी फिनलैंड 31वां बना है, तो इसके पहले तो 30 सदस्य थे। तो 30 सदस्य क्या कर रहे थे, इसके आवेदन का स्वागत किए, लेकिन बस 2 कंट्री आवेदन का स्वागत नहीं किया। कौन,
एक तुर्की है और दूसरा हंगरी। देखिए तुर्की और हंगरी दो देश हैं जो स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में प्रवेश का विरोध करते रहे हैं। तुर्की का कहना है कि ये देश जो है कुर्द जो आतंकवादी है उसको मदद पहुंचाया है। हंगरी का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड का जो शासन प्रणाली वो हमको पसंद नहीं है ना, इसलिए इसको नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन नाटो का जो अन्य देश है, अन्य सदस्य देश है, अमेरिका विशेषकर, वो समझा बुझाकर तुर्की और हंगरी को मना लिया है और फिनलैंड में वो फिनलैंड को शामिल कर लिया है। तो फिनलैंड बन गया कितना? फिनलैंड बन गया कितना? 31वां सदस्य। ठीक है, फिनलैंड बन गया 31वां सदस्य और स्वीडन का भी होना बाकी है। अगर स्वीडन आ जाएगा तो बन जाएगा 32वां। ठीक है, तो इस तरह समझानी है कि नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। देखिए हल्का सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं हम लोग नाटो का। आखिर गठन क्यों हुआ था? जब 1949 में गठन हुआ तो उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था। क्लियर? सोवियत संघ था। सोवियत संघ का विखंडन जब नहीं हुआ था तो उसका साम्राज्य और बड़ा हुआ था। ठीक है, और बढ़ा हुआ था साम्राज्य था। अब इसको जो यूरोपियन कंट्री है, अब यहाँ पर मैप पर हम लोग देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अच्छा समझ में आएगा। रसिया है, यूरोपियन कंट्री है, ये तो टूट गया, यूक्रेन वगैरह टूट गया, नहीं तो रसिया यहाँ तक था, आगे बढ़ा हुआ था। ये तो सोवियत संघ का विखंडन हुआ तब तो रसिया टूट गया, तो रसिया और आगे तक था। ठीक है ना। जब 1949 में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो पूरा वर्ल्ड था दो खेमा में बटा हुआ था। एक का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था। दूसरा का नेतृत्व कौन कर रहा था? रसिया, सोवियत संघ कर रहा था। उसमें 90 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके पहले सोवियत संघ ही था। ये दोनों इसका नेतृत्व कर रहा था। ये था कम्युनिस्ट, ये था पूंजीवादी, है ना, यानी कैपिटलिस्ट। ठीक है, इसका विस्तार इधर इधर हो रहा था, इधर पश्चिम की ओर। देखिए जो राज्य होता है ना, जो राष्ट्र होता है या राज्य होता है, वो जैविक अस्तित्व लिए हुए रहता है। जैविक अस्तित्व मतलब क्या? देखिए एक छोटा पौधा रहेगा, जीव है, वो बड़ा होगा। हम लोग पहले शिशु रहते हैं फिर बड़ा होते हैं। जैविक अस्तित्व। जो राज्य होता है अपना विस्तार चाहेगा, जैविक अस्तित्व रहता है, वो अपना विस्तार चाहेगा। निश्चित है कि सोवियत संघ अपना विस्तार चाहेगा। ठीक है ना। तो विस्तार पूरब की ओर ना होकर पश्चिम की ओर होगा। उसका रीजन है कि पूरब की ओर क्या विस्तार करेगा, कहाँ जाएगा? इधर पूरा वीरान है, बर्फबारी है, पूरा बर्फ से ढका हुआ वीरान है, बंजर है। इधर विस्तार करके क्या करेगा? ये तो अलास्का भी बेच दिया। तो इधर विस्तार करने का तो कोई कंसेप्ट नहीं है। विस्तार होगा इसका पश्चिम की ओर। ये तो क्लियर है। जो दूरदर्शी रहते हैं, कूटनीति में माहिर रहते हैं, वो 100 साल का पहले का हिसाब किताब समझ जाते हैं। ये जानते थे कि ये विस्तार करेगा इधर नहीं, ये विस्तार करेगा इधर। यानी खतरा किस पर है? यूरोपियन कंट्री पर, है ना। यूरोपियन कंट्री पर खतरा है। इस खतरा को भागते हुए सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। इसका नेतृत्व कौन किया? अमेरिका। प्रमुख अगर देश, अभी तो 31 है, लेकिन प्रमुख देखिए तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, ये सब प्रमुख देश है ना। और एक संगठन बनाया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। और ये गठन ऐसा किया किसके विरुद्ध में? सोवियत संघ के विरुद्ध में। तो सोवियत संघ अगर हम लोग पर हमला करे तो सब मिलकर हम लोग उस पर हमला करेंगे। ठीक है ना। तो नाटो गठन इसी उद्देश्य से किया था कि अपना बचाव कर सके। ये कंप्लीटली सोवियत संघ के विरुद्ध में बना था। अभी देखिए फिनलैंड का बताया तुमका सीमा पूरा मिलता है। देखिए फिनलैंड का सीमा मिल रहा है रसिया से, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? लगभग 1500 किलोमीटर मिलता है। अब इसको डर हो गया है कि अभी यूक्रेन पर चढ़ा है तो ये हम पर चढ़ जाए, जबकि अभी तक ये तटस्थ बना हुआ था। तो ये और ये स्वीडन, और अब स्वीडन को लग रहा है कहीं फिनलैंड चला गया तो मेरे बगल में ही आ जाएगा। तो दोनों मिलकर क्या किया है? नाटो में आवेदन दे दिया है कि हमको भी शामिल कर लीजिए। अब नाटो पे एक सदस्य पर हमला मतलब पूरा नाटो पे हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर उस पर चढ़ाई कर देंगे। तो ये इसी कारण से गया है, नाटो में गया। नाटो का उद्देश्य यही था कि इसके हमला को रोकना, यूरोपियन कंट्री को
सोवियत संघ से बचाना और वर्तमान में रूस से बचाना। क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए अगला बॉक्स है भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाम दिया वांगचुक की भारत यात्रा। तो हम लोग के जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को आमंत्रित किए कि भारत यात्रा पर आ पाइए। वांगचुक जी स्वीकार किए आमंत्रण को, भारत की यात्रा पर आए। ये यात्रा और भी महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब भूटान के पीएम लोटे शेरिंग एक विवादित बयान देते हैं। विवादित बयान ये रहता है कि जो डोकलाम है वो सिर्फ भारत और भूटान के बीच का मैटर नहीं है, ये त्रिपक्षीय है और उसमें वो चीन को भी शामिल कर लेते हैं और चीन के साथ भूटान अलग से वार्ता करेगा इस मैटर पर। तो निश्चित है भारत के लिए चिंता का विषय है कि भारत हो सकता है भारत विरोधी और चीन के सपोर्टर धीरे धीरे भूटान न बन जाए। तो ये यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो नरेश भूटान नरेश भारत आए हैं। इसके तहत भूटान नरेश पीएम मोदी के साथ वार्ता किए। वार्ता में मुख्य मुद्दा क्या था? तो वार्ता में मुख्य मुद्दा था क्या कि आपका जो डोकलाम है, डोकलाम पर चर्चा होगा। डोकलाम पर चर्चा यानी कि भूटान को स्पष्ट करना होगा कि वो डोकलाम पर क्या सोच रहा है, उनका विचार क्या है ना। दूसरा, भूटान में अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना चालू है। उसके लिए भारत ने यह आश्वासन दिया भूटान को कि वह क्या करेगा, अधिक से अधिक वित्तीय सहायता करेगा ताकि उसका जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा हो सके, है ना। तो वित्तीय सहायता देगा, सहायता, है ना। तीसरा क्या है? रेलगाड़ी। भारत चाहता है कि भूटान से लेकर भारत तक या भारत से भूटान तक रेल मार्ग का निर्माण हो जाए। वो होगा कोकराझार से लेकर गेलेफू तक। तो रेल लिंक बैठेगा, रेल मार्ग कोकराझार से लेकर कहाँ तक? गेलेफू तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, परीक्षा में हो सकता पूछ देंगे, है ना। और वार्ता के बाद भूटान ने भी भारत को आश्वासन दिया है कि भूटान हमेशा भारत की एक विश्वसनीय सहयोगी बनकर रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गृह युद्ध में सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। इसका मुख्य रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन है क्या कि सूडान के जो सेना के अधिकारी थे यानी कि सेनापति, है ना, वो सैन्य तख्ता पलट कर दिए और वहाँ पे सेना का शासन लगा दिए। देखिए बात को समझिए, मैप पहले देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बातों को समझेंगे। देखिए यह है सूडान है, यहीं पर गृह युद्ध चला हुआ है। गृह युद्ध मतलब देश के अंदर ही हिंसा, विध्वंस, है ना, तनाव का स्थिति पूरा बना हुआ है गृह युद्ध। इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे जो सेना का प्रमुख अधिकारी थे, सर्वोच्च अधिकारी जो थे, सेनापति, वो क्या करते हैं कि जो तत्कालीन सत्ता था जिसके हाथ में था, जो सरकार था, तख्ता पलट करते हैं और सैनिक शासन लगा देते हैं और उसका प्रमुख वो खुद बन जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर। इसका सहयोग कौन करता है? अर्ध सैन्य बल के प्रमुख, एक तो सेना हुआ, एक अर्ध सैन्य बल हुआ, यानी पारा मिलिट्री होता है ना, जैसे भारत में क्या है, मिलिट्री हुआ, पारा मिलिट्री हुआ। तो मिलिट्री, यहाँ का जो मिलिट्री था कब्जा कर लिया पूरा सत्ता, जो मिलिट्री का प्रमुख थे सत्ता को अपने काबू में रख लिए। सहयोग कौन किया? अर्ध सैन्य दल
यानी पारा मिलिट्री जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर उसको कहा जाता है रैपिड सपोर्ट फोर्स, RSF। अभी लिख देंगे हम सब, रैपिड सपोर्ट फोर्स सहयोग करता है। और दोनों मिलकर क्या करता है, तत्कालीन सत्ता पलट करता है, और प्रमुख बन जाते हैं कौन, सेना प्रमुख जो रहते हैं वो बन जाते हैं, और सहयोगी बन जाता है कौन, अर्धसैनिक के जो प्रमुख रहते हैं वो बन जाते हैं। सबका भी नाम भी बताएंगे, है ना। बाद में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन यही दोनों में फिर लड़ाई हो जाता है, यानी सेना प्रमुख और अर्धसैन्य प्रमुख के बीच में लड़ाई हो जाता है, सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होता है। वही संघर्ष का परिणाम है कि अभी सूडान गृहयुद्ध में फंसा हुआ है। समझ गए बात को। इसके लिए भारत क्या कर रहा है कि यहाँ भी लगभग 3 से 4 हजार भारतीय फंसे हुए थे। तो भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। ऑपरेशन कावेरी चलाया, इसके तहत यहाँ देखिए लाल सागर है, इसके तहत उसने सऊदी अरब का भी मदद लिया। यहाँ से यहाँ तक एक INS सुमेधा चलाया, जो पानी को जो जहाज होता है ना, पोर्ट, उसका नाम है INS सुमेधा, वो चलाया। यहाँ से पोर्ट से, आपका सूडान का पोर्ट से भारतीय बैठते थे, लाल सागर पार किए और सऊदी अरब का जेद्दा पहुँचे, सऊदी अरब का जेद्दा पहुँचे और वहाँ से फिर वायुयान के माध्यम से भारत आ जाते थे। तो इनको पार करके वो सीधे सीधे मैप पर देख लीजिए तो हमेशा याद रह जाएगा। यहाँ गए, यहाँ से वो अपने INS सुमेधा पर बैठे, अपना देश का पोर्ट पर, जेद्दा पहुँच गए सऊदी अरब, सऊदी अरब से प्लेन पर बैठे और भारत पहुँच गए। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी याद रखिएगा। और जो जहाज का नाम है, जो पोर्ट है, उसका नाम है INS सुमेधा। तो मैप समझ गए, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए सूडान है, सेना प्रमुख थे, अर्धसैन्य प्रमुख, इसको कहते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्स। ठीक है ना। ये मुख्य रूप से जानते क्या थे रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो सूडान का जो लड़ाका था ना, जो एक तरह से उग्रवादी बोलते हैं, उसी को सरकार सेना में शामिल कर लिया था, ताकि सेना का सहयोगी बनकर दुश्मनों से लड़ाई करेंगे। और उसको फिर बना दिया क्या, RSF बना दिया। इसका मांग है कि हमको प्रमुख सेना में, सेना का मतलब कि जो मिलिट्री है ना, मेन मिलिट्री में को शामिल किया जाए। खैर वो तो अलग बात है। ये लड़ाका वाला दल था और ये सेना मेन जो कोर सेना है वो था, उसका प्रमुख और ये दोनों का प्रमुख इसका था कौन, तो अल बुहरान। बुहरान पूरा नाम रखिए, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अल बुहरान, है ना। ऐसे पूरा नाम है अब्दुल फतेह अल बुरहान, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका नाम है, इनका प्रमुख का नाम कौन है, हमदान। हमदान, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को सहयोग किए, दोनों सहयोग किए, सहयोग करके सत्ता पलट कर दिए कहाँ, सूडान में। और प्रमुख बना दिया गया किसको, बुरहान को, इनको प्रमुख बना दिया गया। लेकिन अब दिक्कत ये है, अरे ये इसका साझेदार बन गया, ये हम साथ में आपका देंगे। लेकिन दोनों के बीच में फिर क्या हुआ, मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया। अरे क्या कर रहा है कि दोनों जन सत्ता पर कब्जा करने के लिए अब दोनों जन क्या कर रहा है, आपस में ही लड़ रहा है, जिसका परिणाम है कि सूडान कंप्लीटली गृह युद्ध में फंस गया। समझ गए बात को, कॉन्सेप्ट समझ गए। बहुत कथा कहानी है, इसका कोर यही है, इसी को समझना है बात को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही है गृह युद्ध में फंसा सूडान। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में। जो शंघाई सहयोग संगठन है उसमें प्रमुख देश कौन कौन है, देखिए चाइना है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत तो कर रही है ना। तो इसके प्रमुख देशों का जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री, उनका बैठक कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। और किस पर बात हुआ, तो शंघाई संगठन जो हुआ, शंघाई संगठन का जो बैठक हुआ
तो मुख्य मुद्दा क्या था? तो पहले आतंकवाद और उग्रवाद पर चर्चा हुआ, आतंकवाद और उग्रवाद। दूसरा किस पर चर्चा हुआ? खाद्य संकट पर। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इसका अध्यक्षता कर रहे थे, है ना। उन्होंने खाद्य संकट पर चिंता व्यक्त किया और बोले कि सभी देशों को मिलकर, हम लोग सारे देश जो संघाई का है, संघाई सहयोग संगठन का है, सारे देश मिलकर एक एकीकृत योजना बनाते हैं और उस एकीकृत योजना के तहत खाद्य संकट से हम लोग निपटेंगे, है ना। तो बस यही इसका ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और ऐसा कुछ इसमें विशेष नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।